हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और क्लास में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हाई स्कूल सेकंड वीडियो महत्वपूर्ण ओटियां की बात करते हैं और अगली वीडियो में पर बात देखते हैं कि प्रश्न है। प्रश्न है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? जल में शैवाल की उपस्थिति, पहला पॉइंट। जल में प्रकाश का परावर्तन, तीसरा पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसमें आपका सही आंसर है बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होने से गहरे समुद्र में जल का रंग है वो नीला दिखाई देता है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर स्पेक्ट्रम है। इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, पार तारका। तो इसमें आपका सही आंसर होगा रेटिना। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, अवतल लेंस। इसमें आपका सही आंसर है उत्तल लेंस। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको इस पर लेकर आया हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का नहीं है? तो भी समानुपाती आई, भी स्क्वायर अपॉन आई बराबर नियतांक। दूसरा पॉइंट, भी बराबर आई आर और उपरोक्त सभी। तो इसमें ए अपना भी स्क्वायर बटे आई जो ओम के नियम का संबंध नहीं रखता है। ये आपका ए सही आंसर है। दूसरा वाला भी स्क्वायर बटे आई नियतांक। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है? पोटेशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनीमीटर, वोल्टमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर है अमीटर। अमीटर है जो विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोयर रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, पारतंत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है खाद्य श्रृंखला। जो मैं बच्चे इसमें आपको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारतंत्र का भौतिक घटक नहीं होता है? ताप, वर्षा, बकरी, जल। इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों बकरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, हरे पादप किस पोष स्तर में आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा हरे पौधे जो प्रथम पोष स्तर में आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पारतंत्र क्या होता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रेगिस्तान, महासागर, वन, झील। तो इसमें आपका आंसर है महासागर। महासागर सबसे बड़ा पारतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, एक पारतंत्र में मानव कैसा होता है? उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो इसमें आपका सही आंसर है सर्वाहारी। एक पारतंत्र में मानव होता है वो सर्वाहारी होता है। अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो जैसे मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था कि वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं
कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, थर्मोमीटर अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। इसमें बच्चों आपका आंसर है, सही आंसर होगा इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? क्रिस्टल जल युक्त नहीं लवण नहीं है, वो कौन सा लवण है? नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा और जिप्सम। तो खाने का सोडा है जो क्रिस्टल जल युक्त लवण नहीं है, तो इसमें आपका आंसर होगा खाने का सोडा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो पाचन के समय आमाशय में जो पाचक रसों का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 के बराबर और 0। का सही आंसर होगा पहला ही वाला आंसर है 7 से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? लाइम जूस, मानव जल, चूने का पानी और प्रत्यम्ल। तो इसमें आपका आंसर दिया हुआ है लाइम जूस, ये याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? द्रव अधातु कौन सी होती है? फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन अधातु है वो द्रव होती है। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मतलब कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बस इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। इसमें आपका सही आंसर है हाइड्रोजन। क्यों? जब जल धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगला, बुकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका एक अपर रूप है? टिन का, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का। आंसर सही है कार्बन का। खाना बनाते समय यदि बर्तन की थाली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की थाली बाहर से काली होगी तो इसका मतलब क्या होगा? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका बच्चों सही आंसर होगा दूसरा वाला, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने में, भोजन का वहन करने में, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने में और ऑक्सीजन का वहन करने में। तो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग कार्य होते हैं। फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना। अगला प्रश्न है, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या किसका परिवहन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, रासायनिक पदार्थों का, जल का, भोजन का। तो पहले भी दिया था, तो भोजन का वहन होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्रों में पाए जाने वाला संयोजन क्या होता है? XX, YY, XY और XO। इसका आपका सही आंसर होगा कि फीमेल होती है उनमें गुणसूत्र को जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो XX होती है। तो ये आपका सही आंसर इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मेंडल ने प्रयोग में वे जीन जो संस्करण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रथम पीढ़ी में जो जीन दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी जीन कहते हैं। निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो 4 रोग हैं, कॉलेरा, डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया। तो आनुवांशिक रोग, तो डायबिटीज रोग है जो आनुवांशिक रोग होता है। डायबिटीज को मधुमेह रोग के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? सेम के पौधे का, मटर के पौधे का, चना के पौधे का, गेहूं के पौधे का। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? क्योंकि ये मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और मतलब इसके
3-4 कारण थे, इसीलिए इसने इसका प्रयोग किया था। इसमें से प्रश्न बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बना है और इसको आप लर्न कर लीजिए। 2 नंबर में आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर। तो इसका बच्चों आपका सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसमें ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसमें आपका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब आभासी है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब वास्तविक है यह दर्शाता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? विसरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण होता है। ये 2024 ओटी में आपको पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है विद्युत धारा का, ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा का, रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा का, तापीय प्रभाव का, उपरोक्त सभी। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण है क्या? विद्युत इस्त्री। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेपण का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। यह आपका सही आंसर है, बढ़ जाता है। विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह, विद्युत की तरह, लोहा की तरह, प्रतिरोध की तरह। तो विद्युत धारावाही तार होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इंपोर्टेंट प्रश्न। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, नरम लोहे के, इस्पात के, पीतल के। तो इस्पात के जो स्थायी चुंबक हैं वो बनाए जाते हैं। चुंबक के अंदर रेखाएं, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण ध्रुव से परे, उत्तरी ध्रुव से परे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, इसीलिए इसका दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। लघु पतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम, परिवर्तित नहीं, बहुत अधिक, बढ़ा हुआ, निरंतर परिवर्तित। इसमें आपका तीसरा सही है, बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें आपका घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, वे जीव जो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इन्हें कहते हैं उत्पादक। दूसरा सही है इसका, उत्पादक। अब यहाँ से देखते हैं इम्पोर्टेंट ओटी जो आपके खालिस्तान प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न है। खालिस्तान वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। तो अभी तक प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने मित्रों को भी इसको साझा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे वाली वीडियो में जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बारे में बात करें।